नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहाँ पर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च की है। ये ऐप अब दिल्ली वासियों को तमाम चीजों के बारे में जानकारी देगी। इस ऐप के जरिए दिल्ली घूमने वालों को पर्यटन स्थलों समेत हर प्रकार की जानकारी मिल सकेगी। वहीं सीएम ने कहा कि दिल्ली में बहुत पर्यटक आते हैं, लेकिन घूमने के लिए उनके पास जानकारी की दिक्कत होती है। अब वो मेरी दिल्ली ऐप और देखो मेरी दिल्ली ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिल्ली घूमने आए पर्यटक इस ऐप के जरिए घूमने की योजना भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके जरिए आप अपना पूरा टूर प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सारी चीजें, सिर्फ एक ही चीज की कमी थी जो अब पूरी हो चुकी है। इंफॉर्मेशन की कमी यहाँ पर लगातार देखी जा रही थी, लेकिन इस समस्या को भी खत्म कर दिया गया है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि इस ऐप के टूरिज्म सेक्टर में काफी बढ़ोतरी की उम्मीद है और दिल्ली में पर्यटन की काफी अच्छी संभावनाएं भी है। अगर हम पर्यटन को बेहतर कर पाए तो अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर होगा, वहीं रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली आज दुनिया के चुनिंदा शहरों में शामिल होने जा रहा है, जहां ऐप पर शहर की पूरी जानकारी होगी। वैसे सीएम केजरीवाल ने इस ऐप को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप को और अच्छा बनाने के लिए हमें सुझाव दिए जाएं ताकि इसे और बेहतर किया जा सके। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से सीएम केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान किया है और एक ऐप लॉन्च की है, इससे कितना पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पर्यटन को लेकर दिल्ली सरकार की जो मुहिम है, यानी कि एक ऐप निकाला गया जिसके अंदर ऐप का नाम दिया गया है कि देखो मेरी दिल्ली, यानी कि उसकी देखो मेरी दिल्ली के माध्यम से लगातार जो पर्यटन आते हैं उनको जो जानकारी नहीं मिल पाती है कि कहाँ पर घूमना चाहिए, कहाँ पर रेस्टोरेंट होना चाहिए, कहाँ पर सिनेमा हॉल है, उनकी जानकारी जो है वो इस ऐप्स के माध्यम से मिलेगी। और पर्यटन जो कहीं ना कहीं बाहर से लोग बाग घूमने आते हैं दिल्ली के अंदर, और उनके पास जानकारी के साथ साथ ये भी नहीं पता होता वो कहाँ जाना है, किस माध्यम से जाना है, कितनी दूरी तक है और उसका चार्जिंग क्या है, ये सारी जानकारी जो है इस ऐप्स के द्वारा दी जाएगी। और लगातार इस ऐप के लिए दिल्ली सरकार कोशिश भी कर रही थी और कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की जानकारी जो थी वो कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा रही थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ऐप लॉन्च किया गया और उसके अंदर सारी जानकारी होगी, यानी कि अपने आसपास के आपके सिनेमा हॉल कौन से हैं, कितने सी दूरी पर है, और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट कितने हैं, रेस्टोरेंट कौन सा बेहतर है, कौन सा सस्ता है, कौन सा, सारी चीजें जानकारी होगी, बार की जानकारी होगी। हर तरीके की जानकारी जो है वो इस ऐप के अंदर दी जाएगी। और कहीं ना कहीं और कह सकते हैं होटल विभाग से या फिर पर्यटन विभाग से और यहाँ तक कि जो और लोग हैं, जनता है जो है वो अपना सुझाव भी दे सकती है ताकि इस ऐप को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। मगर बात करें जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं इससे अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी पाएगी, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो स्थिति बिगड़ी थी, व्यापार डूबा था, यहाँ तक कि होटल सेक्टर, कह सकते हैं रेस्टोरेंट सेक्टर जो था वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ नजर आ रहा था। वो अगर उसको उभारने के लिए इस तरीके की कोशिश की गई है और दिल्ली सरकार की ये ऐप्स जो है वो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर होगी। और जब बाहर से पर्यटन आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं इससे काफी लाभ उठाएंगे और कहीं ना कहीं ये ऐप जो है वो काफी बड़ा, कह सकते हैं, राहत देने वाले काम करेगा। जी राजीव, ये जो ऐप है ये लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके का इसका इंटरफेस है और किस तरीके से इसमें तमाम चीजें रखी गई है जिससे ये लोगों को जानकारी दे पाए। देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें इसके इंटरफेस की, तो इसके इंटरफेस में लगातार कहीं ना कहीं बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी लाल किला और यहाँ तक इंडिया गेट भी नजर आएगा, मगर किस तरीके से बदलाव होंगे, पार्लियामेंट की जो नई तस्वीर होगी शायद वो भी इसमें जोड़ी जा सकती है। मगर लगातार कहीं ना कहीं इसके लिए इजाफा जरूर किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से जनता से सुझाव मांगे गए हैं वो देखना होगा जनता किस तरीके के सुझाव देती है। और जो जो होटल सेक्टर के लोग हैं या फिर क्या कहते हैं रेस्टोरेंट सेक्टर के लोग हैं, जिनको टूरिज्म की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, टूरिस्टों की जरूरत होती है, वो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं बाकी बदलाव भी किए जाएंगे। मगर देखो होगा कितने बड़े बदलाव किए जा सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। जी बदलाव किए जाएंगे, ये बात तो सही है, लेकिन फिलहाल का इसका इंटरफेस भी जानना चाहेंगे। इसके साथ ये कि पर्यटन को ये बढ़ावा दे सकती है, इससे अर्थव्यवस्था किस तरीके से सुधरेगी और रोजगार लोगों को दिया जा रहा है, जनता किस तरीके से अब इस ऐप को ले रही है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता कहीं न कहीं इससे संतुष्ट है, और कि जो बाहर से लोग आते हैं, कहीं न कहीं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्योंकि वो जब आते हैं, तो कहीं न कहीं नई दिल्ली या एयरपोर्ट के माध्यम से आते हैं, यानी कि रेलवे के या फिर एयरपोर्ट के माध्यम से आते हैं, और उनको पास टूरिज़्म की कमी होती है, यानी कि टैक्सी कहाँ से लेनी है, किस होटल में जाना है, आपके आस-पास कौन-सा होटल होगा और कहाँ जाना है, लाल किला जाना है, इंडिया गेट जाना है या फिर लाल कुतुब मीनार जाना है, ये सारी जानकारी जो है इस ऐप्स के अंदर दी जाएगी। यहाँ तक कि इस ऐप से ड्राइवर वर्क जो है, यानी कि कैसे टूरिज्म की जो टैक्सियाँ वगैरह होती हैं, वो भी कहीं न कहीं जुड़ेंगी, और कहीं न कहीं इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी को टैक्सी चाहिए, कहाँ लाल किले जाना है, तो कहीं न कहीं वो भी इस ऐप के माध्यम से हमें पता लग पाएगा, और कितनी बड़ी दूरी पर है, कितनी चार्जिंग होगी और कितना रेस्टोरेंट आस-पास होंगे, सारी चीज़ की जानकारी जो है, फेमस रेस्टोरेंट कौन से होंगे, फेमस होटल कौन से होंगे, ये सारी जानकारी जो है इस ऐप के अंदर दी गई है, और कहीं न कहीं आगे भी आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से बदलाव किए जाएँगे, और कहीं न कहीं जो कोरोना काल के अंदर होटल सेक्टरों की बात करें, टूरिज्म की बात करें, टूरिस्ट टैक्सियों की बात करें, वहाँ पर जो उनके अंदर कहीं न कहीं गिरावट आई है, वो कहीं न कहीं इससे बढ़ोतरी हासिल करेंगे, और कहीं न कहीं टूरिज्म के लोगों को कहीं न कहीं फ़ायदा भी होगा। मगर लगातार कहीं न कहीं इसके अंदर इज़ाफ़ा किया जाएगा, और बदलाव भी किए जाने संभव हैं। जी। बदलाव इसमें लगातार किया जाता रहेगा राजीव, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जनता जो है वो इससे इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ले पा रही है। सीएम ने इस ऐप को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे किस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रही है, किस तरीके का इंटरफेस है इसका, क्या उसमें मैप तमाम चीजों के लिए दिया गया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें देखो मेरी दिल्ली ऐप्स की, तो कहीं न कहीं उसके अंदर ज़रूर बदलाव किए जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से इंटरफ़ेस की बात करें, तो इसके अंदर लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार, ये चारों पाँचों तस्वीर इसके अंदर नज़र आएँगी। यहाँ तक कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की भी शायद तस्वीरें नज़र आ सकती है, मगर अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, क्योंकि अभी ऐप्स लॉन्च किया गया है, ये अभी जनता तक नहीं पहुँचा। जैसे-जैसे ये डाउनलोड किया जाएगा, जनता अपने पास इसे रखेगी, यूज़ करेगी, तो कहीं न कहीं इसके अंदर काफ़ी बदलाव भी किए जा सकते हैं। मगर जिस तरीके से सुझाव माँगे गए हैं, उससे कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, और टूरिज़्म के जो जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि होटल सेक्टर के जुड़े हुए लोग हैं, या फिर कहें रेस्टोरेंट सेक्टर के जुड़े हुए लोग हैं, या फिर टैक्सी वगैरह के जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि ड्राइवर हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, वो लगातार कहीं न कहीं इससे जुड़ेंगे, और कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर बदलाव भी किए जाएँगे। मगर लगातार जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कोशिश की है, और ये ऐप लॉन्च किया गया है, उससे कहीं न कहीं कह सकते हैं पर्यटन विभाग जो है, वो कहीं न कहीं उभरेगा, और जो होटलों की हालत जो इस टाइम खराब इसी थी, के साथ वो भी राजीव कहीं न कहीं सुधरेगी, देखिए, और जनता जो इसे किस टैक्सी वगैरह तरीके की से जो लेती हालत है थी, और किस ड्राइवरों की तरीके से ये परेशानियाँ थी सुविधाएं कि कोरोना काल के अंदर उनके पास टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, और उनकी वजह से परेशानियाँ हो रही हैं, वो भी कहीं न कहीं सुधरता हुआ नज़र आएगा। मगर देखना होगा इसमें और कितने बदलाव किए जा सकते हैं, और केंद्र सरकार क्या इसके अंदर कोई सहयोग करेगी, या फिर सिर्फ दिल्ली सरकार के द्वारा ही ये सारी चीज़ें जानकारी दी जाएँगी जनता तक? जी। हुँ। राजीव, इसी के साथ ये बात भी सामने आनी चाहिए कि सुविधाएँ किस तरीके की इसमें दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले दिल्ली मेट्रो के लिए देखिए एक नेविगेटिंग ऐप रखी गई है, जिसमें तमाम चीज़ों की जानकारी मिलती है, जिससे वाक़ई लोगों को सहूलियत होती है। उस पर जो मेट्रो नेविगेटर ऐप है, उसमें साफ तौर से ये चीज़ें बताई जा रही है कि आपको कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर जाना है, कौन सी लाइन कहाँ जाएगी। क्या इसी तरीके की जानकारी और ये जो ऐप है इसमें होगी, इंटरफ़ेस इसका इस तरीके का होगा, लोगों को सुविधा क्या इसमें होगी? और इसी के साथ जिस तरीके से कुछ लोग पढ़े-लिखे नहीं होते हैं ज़्यादा, तो वो अगर वहाँ पर आते हैं या फिर उन्हें कहीं जाना है, तो क्या तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका इंटरफ़ेस इस तरीके से बनाया जाएगा कि इसको तमाम हर एक इंसान के लिए बहुत आसान बनाया जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा। इसमें 2 ऐप्स के अंदर हर तरीके की लैंग्वेज होगी, हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। मगर बात करें जिस तरीके से कम पढ़े-लिखे लोग जो आते हैं, वो भी कहीं न कहीं इससे हिंदी के माध्यम से कहीं न कहीं उनको भी जानकारी मिल पाएगी, और यहाँ तक की बात करें जिस तरीके से टैक्सी की, टूरिज़्म की, यानी कि आस-पास का सस्ता होटल कौन-सा है, बड़ा होटल कौन-सा है, यहाँ तक कि बार कौन-सा है, यहाँ तक कि कितनी दूरी पर है, ये सारी जानकारी इसके अंदर होगी, और यहाँ तक कि जिस तरीके से मेट्रो की सेवा की बात करी की गई कि प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा होगा, प्लेटफ़ॉर्म नंबर कौन-सा होगा, यहाँ पर भी लगातार कहीं न कहीं उसी तरीके की जानकारी मिल पाएगी कि आपके आस-पास जो है किसका सिनेमा हॉल कौन-सा है, और सिनेमा हॉल का नाम क्या होगा, और सिनेमा हॉल कितनी दूरी पर है, वो जो कितने चार्जिंग होगी, ये सारी जानकारी जो है इसके अंदर दी जाएगी, और लगातार इसके अंदर बढ़ोतरी भी की जाएगी। मगर आने वाले दिनों के अंदर इस ऐप्स के माध्यम से कहीं न कहीं व्यापारी सेक्टर कहें या फिर क्या टूरिज़्म सेक्टर कहें, उनको बड़ी राहत मिलेगी, और ख़ास तौर पर होटल सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो हैं, उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो कोरोना काल के अंदर स्थिति थी, वो कहीं न कहीं डरावनी थी, और कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग जो था, वो कहीं न कहीं इससे डूबता हुआ नज़र आ रहा था। मगर आज जिस तरीके से ऐप लॉन्च किया गया है, और उससे कहीं न कहीं पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, उससे कहीं न कहीं लोगों को काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। जी। हुँ। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
तो अब जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो ऐप लॉन्च की गई है, ये मेट्रो ऐप जिस तरीके से मेट्रो ऐप पहले से है और अब दिल्ली में तमाम जो चीज़ों को सुधारने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोगों को ये ऐप लॉन्च की गई है, जिसमें अब सीधे तौर पर सीएम केजरीवाल ने यह साफ कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो चलिए अब रुख पंजाब की ओर कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब में लगातार खींचतान अभी भी जारी है। पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह खत्म होती नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से शायद विकास की गति कहीं ना कहीं रुकती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री पद को पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया। उसके बाद जिस तरीके से तमाम स्थितियां बदली, उसके बाद कैबिनेट में जो विस्तार होना था उसको भी कहीं ना कहीं देर की गई, लेकिन अब इसी के साथ मंत्रियों को विभाग बांटने में भी लगातार देरी हो रही है। और ऐसा तब है जब कांग्रेस पार्टी और सरकार दोनों ये बखूबी समझते हैं कि सरकार के पास समय कम है और काम ज्यादा है, और अभी भी जो मंत्री है उनको विभाग सौंपे नहीं गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस में आपसी खींचतान एक बार फिर से देखने को मिल रही है। से जारी है, विकास की गति को मंद यहां पर किया जा रहा है और इसी का कारण सीधे तौर पर कांग्रेस में आपसी खींचतान देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पहले मुख्यमंत्री पद पर मुख्यमंत्री के नाम पर पेंच फंसा, उसके बाद कैबिनेट विस्तार में काफी देरी हो गई और अब कैबिनेट विस्तार अगर हो गया है तो मंत्रियों को विभाग बांटने में लगातार देरी की जा रही है, जिसकी वजह से काम जो है वो रुकता नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव भी पंजाब में नजदीक है और कांग्रेस को भी ये साफ तौर पर पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है। सरकार के पास अपना कार्यकाल और कामकाज गिनाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रियों को विभाग बांटने में बहुत ज्यादा देरी यहाँ पर की जा रही है और इसी देरी की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो यहाँ पर फायदा उठा सकती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है और इसी खींचतान के बीच अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। विभाग सौंपने की साफ तौर पर देरी यहां पर दिखती नजर आ रही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस में अंतर्कलह भी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, जिस तरीके से लगातार पहले मंत्री पद के नाम पर इस तरीके से तमाम चीजें देखी गई और कैबिनेट विस्तार हुआ, तो उसके बाद अब विभाग बांटने में लगातार देरी की जा रही है। कुलवीर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस में आपसी खींचतान लगातार जारी है और इसी की वजह से विकास की गति कहीं ना कहीं मंद पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस में पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर कई दिनों तक मंथन चला, फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबा समय और अब मंत्रियों को विभाग बांटने में लगातार देरी की जा रही है और यही देरी कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को खामियाजा इस देरी का भुगतना पड़ सकता है। ये साफ तौर पर जो स्थितियां हैं वो बनती नजर आ रही हैं। मंत्रियों को विभाग अभी तक नहीं सौंपे गए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार पहले बहुत समय लगा, लेकिन उसके बाद विस्तार के बाद भी अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं सौंपे गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस में आपसी खींचतान देखने को मिल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अब उनके पास समय बहुत ज़्यादा कम है और काम बहुत ज़्यादा है और इसी के साथ मात्र 3.5 महीने पहले विधानसभा चुनावों से इस तरीके से जब विस्तार किया गया है, सत्ता परिवर्तन किया गया है, तो सीधे तौर पर जनता भी देखना चाहती है कि नए मुख्यमंत्री किस तरीके से उनकी तमाम स्थितियों को सुधार रहे हैं और उनके जो जनता से जुड़े मसले हैं उनको हल करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो तमाम वादे थे अगर वो पूरे किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता एक बार फिर से कांग्रेस पर विश्वास करेगी। लेकिन ये जो वायदे हैं वो पूरे होने से पहले विभागों को बांटना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक विभाग कांग्रेस में नए मंत्रियों को नहीं बांटे गए हैं, जिसकी वजह से विकास में अड़चन भी आ रही है और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आपसी खींचतान के बीच कांग्रेस टूट की कगार पर आ गई है, ये कहना भी गलत नहीं होगा।
जी, तो पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, जिस तरीके से लगातार पहले मुख्यमंत्री के नाम पर देरी हुई, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में और अब सीधे तौर पर विभाग अभी तक नहीं बांटे गए हैं, आखिर ये देरी का कारण क्या समझे? देखिए, इसको आपसी विवाद कहा जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए जो एक ये कहें कि जो खींचातान हुई उसमें कई दिन गुजर गए। उसके बाद मंत्रिमंडल का जो गठन होना था उसमें भी कई दिन गुजरे क्योंकि सहमति जो है वो एक एक नाम पर नहीं बन पा रही थी और बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो अपना अपना नाम शामिल करवाना चाहते थे, मंत्री पद जो है वो पाना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अंतरकलह जो है वो कभी लिस्ट जो है वो फाइनल होती थी और कभी नाम कट जाते थे। तो इस कवायद में कई दिन गुजरे और अब पेच फंसा हुआ है कि जो मंत्रियों को पोर्टफोलियो देने हैं, जो विभाग देने हैं, उसको लेकर भी एक खींचातानी जो है वो चरम सीमा पर पहुंची हुई है और यही वजह है कि 2 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक पोर्टफोलियो जो है वो सामने नहीं आया है। तो ऐसे में जिस सरकार को गठन होने के बाद एकदम तेजी से काम करना चाहिए था, वो काम जो है वो उनकी गति मंद पड़ रही है और ये तेजी से इसलिए भी समझा जा सकता था क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है। यदि विभाग ही नहीं मंत्रियों को अलॉट किए जा रहे तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग विभाग हैं उनके काम की और उनमें क्या क्या जरूरतें हैं उनकी तस्वीर साफ होना बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में कांग्रेस की अंतरकलह कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी ही जो गति है काम करने की या फिर आगे बढ़ने की उस पर ब्रेक लगाती हुई नजर आ रही है। जी। लेकिन कुलवीर जी देखिए, जिस तरीके से अब लगातार देरी होती नजर आ रही है, विकास तो कहीं ना कहीं रुकता नजर आ रहा है, लेकिन सीधे तौर पर विधानसभा चुनावों में मात्र 3.5 महीने रह गए हैं और इस समय में कांग्रेस को चाहिए कि वो सबसे ज्यादा काम करे और जनता के बीच अपना वर्चस्व एक बार फिर से बनाए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन बहुत ही कम समय में किया गया और विधानसभा चुनावों से बहुत समय पहले किया गया। लेकिन कहीं ये आपसी खींचतान, आपसी मनमुटाव आगामी विधानसभा चुनावों पर तो असर नहीं डालेगा? देखिए, निश्चित तौर पर विकास पर असर तो डाल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा से कवायद चल रही है जब सरकार को जो है उसका नई सरकार का गठन किया गया और उसके बाद से लगातार इस तरह की खींचातानी जो है वो कांग्रेस में चल रही है कि कांग्रेस जो है वो सरकार को पूरी शेप नहीं दे पा रही है और यही एक वजह है कि ना सरकार उस तरह से काम कर पा रही है और ना ही अब जनता के बीच में जाकर अपना प्रचार या ये कहें कि अपने जो कामों का ब्यौरा वो उसको गति दे पा रही है। तो ऐसे में जो कांग्रेस की अपनी रणनीति है चुनावी उस पर भी असर पड़ रहा है और जो विकास है उस पर भी असर पड़ रहा है। तो इसमें कांग्रेस को सोचना चाहिए। आपने सही कहा कि एक सत्ता परिवर्तन जो है वो विधानसभा चुनाव से बिल्कुल ये कहें कि नाक पर आके किया गया। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान से यही एक गलती हुई कि इतने कम समय जब सरकार के पास रहता है तो एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो ऐसे में यदि बदलाव किया जाना था तो कम से कम 1 साल पहले यदि किया होता तो कहीं ना कहीं सरकार की जो काम करने की एक ये कहें कि गति है वो भी तेज होती और जो कांग्रेस है उसकी भी रणनीति पटरी पर आ रही होती। लेकिन अब दोनों लीक से हटे हुए हैं तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। और कुलवीर जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस और इस तरीके से मनमुटाव की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। अंतर्कलह कांग्रेस में हर ओर देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस में आलाकमान इस पर मंथन करता नजर नहीं आ रहा है। अब जिस तरीके से लगातार हर चीज में देरी हो रही है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो विधानसभा चुनावों की कहीं ना कहीं सरगर्मियों को देखते हुए आलाकमान को ही इसमें तमाम निर्देश भी देने चाहिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आलाकमान इसमें कुछ इस पंजाब की जो कांग्रेस की लड़ाई में कुछ खास निर्देशों का पालन करवा पा रहा है क्योंकि निर्देश जो है वो आपसी कला को लेकर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त जब अंतरकलह के जब मामले उठना शुरू हुए थे और चरम सीमा तक पहुंचना शुरू हुए थे तब से लेकर अभी तक कांग्रेस आलाकमान के जितने भी निर्देश आए हैं वो यही आए हैं एकजुटता को बनाए रखने के लिए कि एकजुट होकर आगे चलें, आपसी विवाद जो है उनको खत्म करें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, निर्देशों का पालन हुआ नहीं। तो ऐसे में लगता नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान जो है वो सक्षम है
पंजाब कांग्रेस को संभालने में। लगता है कि उसके हाथ खड़े हो चुके हैं और वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है। तो ऐसे में ये कहें कि कांग्रेस वाला कमान लाचार नजर आ रही है पंजाब कांग्रेस के अंतर कला के सामने, तो कोई ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि जो अंतर कला है उसने कांग्रेस आला कमान के भी हाथ खड़े करवा दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और उसके बाद फिर अब पोर्टफोलियो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर मंथन होता है, बात सिरे चलती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा जो है वो अड़ा दिया जाता है, कोई रोड़ा जो है वो अड़ा दिया जाता है। तो ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो पंजाब कांग्रेस से लेकर कांग्रेस आला कमान तक बनी हुई है। लेकिन कुलबीर जी देखिए, खुद आला कमान अगर इस तरीके से हाथ खड़े कर देगा तो आखिर पार्टी का होगा क्या? क्योंकि नेतृत्व सबसे ज्यादा अहम होता है। नेतृत्व ही कांग्रेस का अगर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके के सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे? इस तरीके की अगर लगातार देरी होती रही तो विधानसभा चुनावों पर किस तरीके का असर होगा? नेतृत्व अगर सक्षम होता, स्ट्रांग होता, मजबूत होता, तो निश्चित तौर पर जिस तरह के आदेश पहले आए जब कैप्टन मुख्यमंत्री थे, तो उन निर्देशों का पालन होता और कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस जो है एकजुटता दिखाने की कोशिश करती। लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर आपने देखा कि किस तरह से एक ड्रामा जो है वो पूरे देश ने देखा कांग्रेस का। और इसके बाद मंत्री पद को लेकर तो तमाम इस तरह के दिशा निर्देश ना मानना कांग्रेस आला कमान के, तो वो कांग्रेस आला कमान की मजबूती की बजाय कमजोरी को दर्शाता है। तो यदि इस तरह से एक राज्य की इकाई के सामने एक पार्टी आला कमान यदि कमजोर पड़ता है, तो निश्चित तौर पर उसका जो संदेश है, खासतौर पर चुनावी संदेश जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव जाता है। तो ऐसे में तो जो पार्टी की मजबूती है उस पर असर पड़ता है। विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। विधानसभा चुनावों में खामियाजा तो देखिए सीधे तौर पर भुगतने को मिलेगा कांग्रेस को, क्योंकि लगातार जो अंतर्कलह है कांग्रेस में चलती नजर आ रही है। नेतृत्व सबसे ऊपर है और नेतृत्व यहाँ पर तमाम चीजें संभालता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर नेतृत्व ही तमाम चीजें अगर नहीं संभालेगा तो आखिर कौन अब पंजाब में तमाम चीजों को संभाल कर आगामी विधानसभा चुनाव को कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सिरे लगा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में अब एक यही बन रहा है कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। सभी गुट जो है वो एक नहीं है, गुट जो है वो कई हैं। और जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध में जो गुट खड़ा हुआ था उसकी बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक दरार उस वक्त देखने को मिली थी जब सुखजिंदर रंधावा को एक मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का फैसला जो है वो फाइनल हो चुका था। लेकिन उसमें नवजोत सिंह सिद्धू आड़े आ जाते हैं और उन्होंने ऑब्जेक्शन जो है वो खड़े कर दिए। तो वहां से कहीं ना कहीं एक दरार जो है वो और इस गुट के अंदर भी पड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि फिलहाल वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं है। बेशक वो कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के तहत हो या फिर दोनों गुट ये समझ रहे हों कि इस वक्त किसी भी तरह की नाराजगी या गिले शिकवे जो है वो जाहिर करना दोनों के लिए भला नहीं होगा। लेकिन इतना जो कहा जा सकता है कि इस तरह का घटनाक्रम जब होता है तो मनों में दिलों में खटास जरूर पैदा हो जाती है, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर जो है वो मिठाइयाँ बंटने लगी थी और कहीं ना कहीं एक जो ये कहें कि उनको शुभकामनाएं देने के लिए विधायकों का तांता लगने लगा था। समर्थकों ने खुशी जाहिर की थी। उनके अपना जो घर है वहां पर एक जश्न का माहौल बन गया था। ऐसे ही सुनील जाखड़ के हुआ। तो ऐसे में उस वक्त मौके पर आकर मना कर दिया जाता है, उनका नाम जो है वो कट जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खटास जो है वो दिल में पैदा हो जाती है। तो ये तमाम घटनाक्रम ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के हित में तो फिलहाल अगर कहें तो हालात भी नहीं चलते नजर आ रहे हैं। कुलबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा नजदीक है और कांग्रेस को इस पर मंथन करने की जरूरत है, लेकिन ना तो नेतृत्व मंथन कर रहा है और ना ही कांग्रेस की जो नई सरकार कह सकते हैं बनी है उसका इसमें कोई ना कहीं कोई भी नेतृत्व या फिर यूं कहें कि कोई वाद विवाद इस पर देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत ही ढीले रवैये के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर सक्रिय होती तो अभी तक किस तरीके
की स्थितियां पंजाब में होती ये देखना अहम होता। अब कैप्टन की नाराजगी चल रही है पंजाब में। सिद्धू क्या इतना बड़ा चेहरा है जो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नैया पार लगा सकेंगे, या फिर चरणजीत सिंह चन्नी? किसके नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाएगा अभी दोनों के नाम पर है, लेकिन अगर दोनों के नाम पर भी लड़ा जाता है तो आखिर कैसे कांग्रेस की नैया विधानसभा चुनावों में पार लगेगी? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अब जनता में जाने का समय है, क्योंकि जो सत्ता में होती है पार्टी वो 4 साल काम करती है और 5वें साल जो है वो जनता में अपने प्रचार प्रसार के लिए पहुंच जाती है। यानी हाजिरी जो है वो जनता के बीच में लगवाती है, अपनी उपलब्धियां गिनवाती है और विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी का एक ग्राउंड जो है वो तैयार करती है। विपक्षी पार्टियां ऑलरेडी मैदान में हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी या श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन जनता में है और लगातार रैलियां या फिर प्रदेश के दौरे किए जा रहे हैं तमाम इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा। लेकिन कांग्रेस अपने ही ग्रह क्लेश से जूझ रही है, उसी को संभालना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में ना तो चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है, ना सरकार काम कर पा रही है, और जो मंथन किए जा रहे हैं, मंथन हो जरूर रहा है लेकिन मंथन जो किए जा रहे हैं उनके नतीजे जीरो आ रहे हैं। क्योंकि मंथन सबसे पहले तो यही है कि ये जो गृह युद्ध शुरू हुआ है और जो धड़ेबाजी एक से बढ़कर एक देखने को मिल रही है, नई चुनौतियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, इनसे कैसे पार पाया जाए। और लगता नहीं है कि अब कांग्रेस के पास इतना ज्यादा समय है कि वो गृह क्लेश को खत्म करके एक मजबूत चुनावी रणनीति तैयार करके और सरकार जो है वो बेहतर काम करके जनता के पास फिर से सत्ता में आने के लिए वोट मांगने जा सकती है। इतना समय बचा नहीं है। बिल्कुल, देखिए समय तो कुलबीर जी नहीं है। कांग्रेस आपस में जो उनकी, जैसे पंजाब कांग्रेस की बात करें तो अगर पंजाब कांग्रेस में अंतर कराया है, गुटबाजी है, तो जो आला कमान है वो पूरे तरीके से यहाँ गुटबाजी साधने में लगा हुआ है। किसको आगे रखा जाए, किसको पीछे रखा जाए, सिर्फ इसी पर मंथन। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस अब ये समझ बैठी है कि कांग्रेस को पंजाब में कोई भी मात नहीं दे सकता, इस वजह से इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है? देखिए, अगर कांग्रेस ये समझ रही है कि कांग्रेस को पंजाब में कोई मात नहीं दे सकता तो ये उसकी बहुत बड़ी खुशफहमी होगी। और क्योंकि जो कांग्रेस है उसका इस तरह से मानकर चलना ये एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें विपक्ष की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस को मात दे देगी पंजाब में, क्योंकि धड़ेबाजी इतनी है कि एक गुट जो है उसको दूसरा गुट हराने की, उसकी पीठ लगाने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए कुलबीर जी, सबसे अहम बात यह है कि इस पर आला कमान कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और सीधे तौर पर यहाँ पर लोगों को साधने की, समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन चुनावी रणनीति अभी तक नहीं बनाई गई। बहुत शुक्रिया कुलबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद को आजाद बताया है और आजाद बताते हुए अपनी सुरक्षा में कटौती करने के आदेश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य पुलिस को उनकी सुरक्षा कम करने का आदेश दिया और कहा कि सुरक्षा के लिए इतने सारे लोगों का होना संसाधनों की बर्बादी है। चन्नी ने कहा कि वो एक आम आदमी और हर पंजाबी के भाई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी रक्षा के लिए 1000 सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता नहीं है। सीएम चन्नी ने कहा कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास सुरक्षा के लिए 1000 सुरक्षा कर्मी और आरामदायक सफर के लिए एक कमरे जितनी बड़ी कार है। उन्होंने कहा कि मैं आप में से ही एक हूं और मुझे अपने भाइयों से मेरी रक्षा के लिए 1000 सुरक्षा कर्मियों की सेना की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना तो सिक्योरिटी को देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर मैं कहां फंस गया हूं। मैं आया तो देखा कि कमरे के जैसी बड़ी गाड़ी थी जो 2 करोड़ रुपए की है। मेरी सुरक्षा में 1000 जवान और 200 गाड़ियां हैं। गाड़ियां भी कमरे के बराबर हैं और ये पैसा गरीबों के लिए लगाया जा सकता था।
मेरे पास 8 वाहनों का काफिला है, आगे पीछे इतने लोग और गाड़ियां हैं, लेकिन ये पैसा अगर गरीबों में लगाया जाता तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सिक्योरिटी में कटौती करने का ऐलान किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम ने यह ऐलान किया है कि उनकी सुरक्षा को घटाया जाए, आखिर किस तरीके का ऐलान आप देखते हैं? अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि खुद की सिक्योरिटी को कम करने के आदेश और ये ऐलान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे इतने ज्यादा वाहनों की जरूरत नहीं है और सुरक्षा के लिए 1000 सुरक्षा कर्मियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संसाधनों की बर्बादी है और मैं एक आम आदमी हूँ और हर पंजाबी का भाई हूँ, मुझे किसी से कोई भी खतरा नहीं है। ऐसी बातें जो है वो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कही, जिसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है और ये ऐलान किया है कि उन्हें इतनी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं है और ना ही वो इतनी ज्यादा सुरक्षा अपने पास रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पैसा इतने मेरी सुरक्षा में लगाया गया है, ये तमाम चीजें गरीबों में दी जा सकती थी और उनके विकास के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 करोड़ रुपए की गाड़ी, 200 गाड़ियों का काफिला और 1000 सुरक्षा कर्मी मात्र नाम के लिए हैं। मुझे इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में कटौती का ऐलान कर दिया है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है, आपको बता दें कि उन्होंने खुद को आज़ाद भी बताया है और अपनी सुरक्षा में कटौती करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य पुलिस को उनकी सुरक्षा कम करने के आदेश भी दे दिए हैं। तो अमित कुमार हमारे साथ एक बार फिर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम ने ये बड़ा ऐलान किया है और खुद की ही सुरक्षा में कटौती करवा दी है, किस तरीके का ऐलान आप देखते हैं? देखिए, सिर्फ खुद की ही ये अपनी बोले सिक्योरिटी, बकायदा अपने मिनिस्टर्स को भी उन्होंने बकायदा बोला है कि आप अपनी सिक्योरिटी घटाएं। सीधे तौर पे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पूरी तरह वापस लेने की बात की थी। सीधे बुधवार को उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि मेरी पूरी सिक्योरिटी वापस दी जाए, कि मुझे किसी भी तरह का थ्रेट नहीं है। आपको बता दें कि पूरे पंजाब में या क्या सभी स्टेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा थ्रेट अगर किसी सीएम को कंसिडर किया जाता है तो पंजाब के सीएम को कंसिडर किया जाता है, जिसके चलते पंजाब के सीएम के कम से कम 1000 पुलिसकर्मी और फोर्स हमेशा तैनात रहते हैं, जिसके ऊपर चरणजीत चन्नी ने बोला था कि मुझे किसी से थ्रेट नहीं लगता है और ये जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी घेरा है, मुझे कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाने से रोकते हुए नजर आती है। तो ऐसे में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मेरी सिक्योरिटी उसे वापस लिया जाए, या फिर अगर पूरी तरह वापस, क्योंकि उसका जवाब आया था कि क्योंकि वो सीएम है और उनकी सिक्योरिटी पे उनके ऊपर हमेशा ही थ्रेट रहता है, तो ऐसे में उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं ली जाती है। तो उसमें उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखकर रिप्लाई किया कि मैं आम आदमी हूँ, मुझे किसी से भी खतरा नहीं है, पर अगर आप पूरी सिक्योरिटी वापस ले तो एटलीस्ट सिक्योरिटी को घटा दे। साथ में उन्होंने एक और चीज की है कि उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को कहा है कि उनकी जितनी भी सिक्योरिटी है उसे कम से कम कर दिया जाए, ताकि लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे मिलने आ सके। इस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया। और एक और चीज जो उन्होंने की है कि जहां से हम पहले बात करें, सरपंच और एमसी पंजाब के काउंसलर्स हैं, उन सबको भी सेक्रेटरीट आने की इजाजत दी गई। जहां पहले पास बनवाने के लिए सेक्रेटरीट आना पड़ता था पंजाब चंडीगढ़ के, तो वहां पे अब उन्होंने डीसीज को अथॉरिटी दे दी है कि जो लोकल सरपंच हैं या फिर हम काउंसलर्स हैं, तो उनका पास इशू कर सकें, जिससे वो सेक्रेटरीट आ सके, पंजाब सेक्रेटरीट आ सके और मंत्रियों से मिल सके, ताकि लोगों की बातें उन तक पहुंचा सके सीधा। तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल चरणजीत चन्नी का कहना है, पंजाब से चरणजीत चन्नी का कहना है कि जो प्रोटोकॉल्स है, जो जितनी भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो लोअर वर्कर है या हम कहेंगे जो अगर हम सरपंच या काउंसलर है, वो अपने लोगों की बात, अपने एरिया की बात लेकर मंत्रियों तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सामने आती है। तो ऐसे में उन्होंने कह दिया है कि अब डीसी के द्वारा भी जो पास इशू किया जाएगा उसको भी वैलिड माना जाएगा और उसके जरिए अब पंजाब सेक्रेटरीट के अंदर एंट्री हो पाएगी। एक अच्छा कदम ऑल ओवर देखा जा सकता है कि इससे सरकार की अगर हम कहें कि हाई लेवल
मंत्रियों की और जो लो लेवल वर्कर्स हैं, या आप कहें कि जो काउंसलर हैं या जो सरपंच है, उन सबके जो इंटरेक्शन बढ़ेगा और ज्यादा रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। साथ साथ एक ये मैसेज भी जाएगा लोगों में कि सीएम आम जनता के ही हैं, क्योंकि वो शुरू से ही कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी के बीच से ही उठा हूँ और आम आदमी के बीच में ही रहूंगा। और ये काफी हद तक वो ये मैसेज देते हुए नजर आए कि वो लोगों बीच में चले जाते हैं, अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, लोगों बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, जो कि आमतौर पे पंजाब सीएम में कम ही देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी थ्रेट काफी ज्यादा बार-बार दिखता है। तो इस चीज को चन्नी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने सिक्योरिटी को भी कम करें, साथ-साथ अपने मंत्रियों को भी कह रहे हैं कि वो लेकिन अपनी अमित, सिक्योरिटी कम करें, पंजाब ताकि में ज़्यादा से सबसे ज़्यादा ज्यादा जो लोग। चीजें हैं, पंजाब में ही सबसे ज्यादा सीएम को खतरा होता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो क्या सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, हालांकि अभी तक तो विभाग भी नहीं बांटे गए हैं, लेकिन क्या वो ये समझ रहे हैं कि कानून व्यवस्था पंजाब में इतनी बेहतर इन 4 से 5 दिनों में ही कर दी गई है जो वो अपनी सिक्योरिटी कम करवा रहे हैं? नहीं, देखिए वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उनको थ्रेट फील नहीं हो रही है, कि नॉर्मली देखिए स्टैंडर्ड थ्रेट प्रोटोकॉल के तहत ये सिक्योरिटी पहले से ही दी गई है। हम बात करें पुराने सीएम्स के ऊपर रेगुलर थ्रेट रहता है कि उनके कि कई पंजाब के सीएम असैसिनेट्स भी हुए हैं, तो ऐसे में उनको जो पंजाब सीएम उनको उसी प्रोटोकॉल के तहत पहले से ही बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसमें 1000 के करीब पर्सनल शामिल है जो अराउंड द क्लॉक सीएम को सिक्योरिटी, जैसे कई अगर हम कहें कि लग्जरी व्हीकल्स शामिल है, जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं, बॉम्ब प्रूफ व्हीकल्स हैं, जो उनके इर्द गिर्द सब घूमते हैं, तो उन सब थ्रेट्स हमेशा ही कंसिडर में होते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, वो पर्सनल ओपिनियन बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे पंजाब के किसी भी व्यक्ति से कोई डर है, क्योंकि पंजाब के लोग मेरे अपने लोग हैं, कि मैं उनके बीच गए तो मुझे थ्रेट नहीं लगता है। और इसलिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को पहले हटाने को कहा था, पर जब मना कर दिया गया कि सिक्योरिटी नहीं हटा सकते प्रोटोकॉल के तहत, तो उसे जितना कम किया जा सके उतना कम करे जाने की रिक्वेस्ट किया और बकायदा ऑर्डर दिए हैं कि मेरी सिक्योरिटी कम की जाए। उन्होंने ठीक है सीधे अमित। चीज हाईलाइट की कि मेरी सिक्योरिटी कम करे। जी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता की एक काली करतूत सामने आई है, जहां पर कांग्रेस नेता के इशारे पर सिक्योरिटी गार्ड के भेष में गुंडों ने लाठी डंडों के साथ एक शख्स की पिटाई की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरीके से लगातार दिनों दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, रेप, गैंगरेप के अलावा मारपीट और हत्या की घटनाएं भी आम आदमी के लिए लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप की माने तो वो मुंबई की सभी 227 सीटों पर महानगर पालिका चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री असलम शेख के करीबी लेते लालजी दुबे जिस तरीके से लगातार एक गरीब को 2 लाख रुपए उससे लेने के लिए उसको होटल खुलवाते हैं और हर महीने 10,000 रुपए उससे लेते हैं, ऐसा आरोप पीड़ित की तरफ से लगाया जा रहा है। और अब सवाल उठ रहा है कि बड़े नेता जहां अपनी जमीन पर तलाश रहे हैं, वहीं छोटे नेताओं से काली करतूत जो है वो पार्टी की छवि को लगातार खराब करते नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित को जब पुलिस से न्याय नहीं मिला तो वो मुंबई के बोरीवली कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गया, जहां पर जज महोदय वीडियो के आधार पर पुलिस अधिकारियों सहित राजनेताओं को नोटिस जारी कर तलब किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि अभी तक ना तो पुलिस अधिकारी और ना ही कोई भी जो आरोपी है, 2 पुलिस अधिकारी और बीजेपी नेता, वो अभी तक कोर्ट में पेश हुए हैं। तो लगातार मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल जाती है। अपराध का ग्राफ महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी हम रेप, गैंगरेप या इसके अलावा मारपीट, हत्या की बात करें तो लगातार इनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच अब कांग्रेस नेता की भी काली करतूत सामने आई है। सीधे तौर पर आदेश दिए गए और पुलिस से एक शख्स की पिटाई करवाई गई है। ये जो आरोप हैं ये कांग्रेस नेता पर लगते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, कांग्रेस नेता पर सीधे तौर पर आरोप इसमें लग रहे हैं, कितनी सच्चाई? बिल्कुल मुस्कान, देखिए कांग्रेस का वसूली गैंग कहीं कहीं सक्रिय हो गया है। जिस तरह से जानकारी मिली थी कि मुंबई के कांदिवली पश्चिम में रहने वाला यह शख्स लालजी दुबे नाम तो मामूली ऑटो चालक था, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के रहनुमाई के चलते जो है यह कहीं न कहीं वसूली गैंग तैयार कर लिया, जिसको लेकर यह खुलासा हुआ है कि यह शख्स जो है सबसे पहले वीरेंद्र चौहान 6 साल पहले एक जमीन अवैध कब्जा करवाता है, उसके बाद वहां होटल खुलवाता है, जिसके बदले वो 2 लाख रुपए की रकम लेता है। इसके अलावा वह जब तक होटल रहेगा तब तक
10,000 रुपए की मांग करता है। हालांकि जो शिकायत करता है उसने 6 साल तक लगातार 10,000 रुपए भी दिए। उसके बावजूद भी लालजी दुबे और उनके सहयोगियों ने मिलकर उसके साथ इस तरह का कृत्य किया, जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे लालजी दुबे के गुंडों ने किस तरह से मिलकर एक होटेलियर और उसके सहयोगियों की जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस भी मौजूद थी, उसके बावजूद भी होटल में तोड़फोड़ की गई, उसको हटा दिया गया। दरअसल कारण महज यही था कि लालजी दुबे को जिस तरह से वह अवैध कब्जा करवा कर दिया था, उसके बाद जो है 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। लालजी दुबे का मानना था कि जहां पर होटल बनाया गया उसके बावजूद में और जो जमीन का अधिग्रहण किया जाए और वहां पर कब्जा किया जाए, जिससे और लोगों को देकर वो पैसे कमाए। जब होटेलियर ने इस मामले को नहीं माना तो उसने सामने आया। सत्यप्रकाश, इन तमाम चीजों को, इस तस्वीरों को अगर हम देखें तो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में पूरे तरीके से बिगड़ते नजर आ रही है। चाहे वो कोई भी मामले हो, अभी हमने साकिनाका रेप केस भी देखा, उसके बाद जहां कई महाराष्ट्र में कई जगह पर बच्चियों के साथ भी रेप हुए। कानून व्यवस्था आखिर कहाँ है? और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और इस तरीके की जो ये तमाम चीजें हैं, इस पर सरकार क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही है कि एक शख्स को 5 से 6 लोग मिलकर जमकर लाठी बरसा रहे हैं। अब ऐसे में घायल शख्स जब मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस उसको यह कह देती है कि सबसे पहले मेडिकल करवा के लाओ। मेडिकल में जब खुलासा हुआ था कि इसको ज्यादा गंभीर चोटें लगी है तो जो ड्यूटी ऑफिसर होता है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट रख लेता है और एक कहता है कि अगर ये सर्टिफिकेट बाहर गया तो तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। उसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारी वो भी उसके ऊपर दबाव बना लेगा कि केस मत करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एक केस कर लेंगे। तो इस तरह का दबाव बनाया जाता है सिर्फ कांग्रेस के उस लालजी नामक नेता के लिहाज से। तो जाहिर तौर पर कि मामूली ऑटो रिक्शा चालक जो है आज जो है गुंडागर्दी करवा रहा है आम लोगों से। अब ऐसे में पैसे की उगाही कर रहा है, जब पैसा नहीं दिया जाता उसके साथ इस तरह का कृत्य किया जाता है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का तत्काल प्रभाव में इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि जब नहीं ले गया तो शख्स ने जो है कोर्ट का रुख अपनाया। माननीय कोर्ट ने 2 बार इन सभी लोगों को जो है पूछताछ के लिए बुलाया था, तलब किया था, लेकिन 2 बार में कोई भी न पुलिस अधिकारी न राजनेता ने शिरकत की। लिहाजा 29 यानी कि कल एक बार फिर से कोर्ट ने तलब किया। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख आता है। वैसे उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट ही कुछ कर सकता है। लेकिन देखिए, कांग्रेस का इस पर क्या रुख है ये भी समझना अहम है सत्यप्रकाश। कांग्रेस के ही ये नेता हैं असलम शेख, जिन पर इस तरीके से आरोप लग रहे हैं। अब किस तरीके की जो कार्रवाई वो कांग्रेस द्वारा इन पर की गई है? देखिए, कांग्रेस के तमाम जो छोटे नेता है उनको इसकी जानकारी है, बड़े नेताओं को अभी जानकारी नहीं है। कल की जैसा हमने एक नेता से बात किया तो उन्होंने बोला इस संज्ञान को लेकर हमें कुछ जानकारी नहीं है। फिलहाल मुंबई पुलिस क्या कुछ करती है वो आज जो है मुंबई पुलिस से बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ है कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में लालजी दुबे रहा है और इसी वजह से लालजी दुबे अपनी मनमानी के चलते जो वहाँ कई जमीन जगह जो है कब्जा करके हड़प करके लोगों से पैसे की उगाही करता है। इस तरह की जानकारी मिली है। लिहाजा मुंबई पुलिस इसी वजह से दबाव में है कि आज मुंबई में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसमें कांग्रेस शामिल है। अब ऐसे में सरकार के दबाव के चलते ये पूरा कृत्य किया गया, नहीं तो मुंबई पुलिस तत्काल प्रभाव में जो कार्रवाई जरूर करती है अगर इस तरह से किसी आम इंसान के साथ होता। लेकिन देखिए, कांग्रेस वहां पर सत्ता में भी है, महाविकास आघाड़ी सरकार जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, क्या वाकई सत्ता का जो कह सकते हैं कि रसूख का सवाल जो बना दिया जाता है सत्ता को, क्या अपने मात्र रसूखदारों के शहर से ये नतीजा चल रहा है? समझा जा सकता है कि इस सत्ता का ही उन्माद है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इतने लोगों को मारना, फिर पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस को मैनेज कर लेना, फिर उसके बाद तमाम नेताओं को मैनेज कर लेना, फिर कोर्ट में नहीं जाना, तो जाहिर तौर पर यह कहीं कहीं सत्ता का उन्माद ही दिखाई देता है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, पुलिस खुद यहाँ पर कांग्रेस नेता के साथ शामिल होकर एक शख्स की पिटाई करती नजर आ रही है। और इस कांग्रेस नेता का तो जिस तरीके से संवाददाता ने बताया कि पहले से ही धोखाधड़ी का काम रहा है और पहले ऑटो चालक था ये कांग्रेस नेता, लेकिन कांग्रेस नेता के करीबी होने की वजह से इसको सत्ता का रसूखदारों की शय मिल रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के काम किए जा रहे हैं।
चलिए तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो मध्य प्रदेश से है, जहां पर रतलाम के मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी रतलाम की शासकीय विभाग द्वारा की गई है। और इस शासकीय मेडिकल कॉलेज से करोड़ों की लागत की सोलर प्लेटें और इन्वर्टर मशीनें भी ले जाए जाने का मामला सामने आया है। धोखा करने वालों ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए कंपनी का फर्जी लेटर तैयार किया और मेडिकल कॉलेज को देकर सामान ले जाने की अनुमति ले ली और करोड़ों का सामान मेडिकल कॉलेज से निकाल लिया गया। करोड़ों की चपत लगाने वाले पुलिस में शिकायत भी उनकी दर्ज कर दी गई है और पुलिस ने अपराध कायम कर मामले पर जांच में शुरू कर दी है। धोखाधड़ी की घटना रतलाम के बंजुली शासकीय मेडिकल कॉलेज की है। धोखा करने वाले अज्ञात लोगों ने कंपनी का फर्जी लेटर मेडिकल कॉलेज को जारी कर मशीनें और उपकरण ले जाने के लिए बाकायदा अनुमति भी ली थी। कंपनी के फर्जी लेटर के आधार पर मेडिकल कॉलेज से सोलर सामग्री के मॉड्यूल के 69 बॉक्स निकाल लिए गए थे, जिसमें से 1918 मॉडल सोलर प्लेटें थी, जिनकी कीमत 1,06,34,400 रुपए थी। इसके लगभग ये कीमत बताई जा रही थी और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में लगी इन्वर्टर के 10 मशीनें भी यहां से लेकर गए, जो लगभग 17,14,201 रुपए की बताई जा रही है। और इस तरह अज्ञात व्यक्ति मेडिकल कॉलेज से 1,23,48,000 से ज्यादा की मशीनें और उपकरणें ले गए, जिसकी वजह से तमाम कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। धोखाधड़ी का ये सीधे तौर पर मामला। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, एक कंपनी का फर्जी लेटर बनाया गया और इस तरीके की धोखाधड़ी की गई, आखिर कहां से आते हैं ये चंपतलाल? देखिए, मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो जो घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां पर एक कंपनी द्वारा, कुछ लोगों द्वारा जो है फर्जी लेटर तैयार करके और करीब जो मेडिकल कॉलेज है बंसली में, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बंसली में आज जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर करीब करोड़ों की जो है चपत लगा दी है। फर्जी लेटर लेकर जो है करोड़ों रुपए का जो सामान था वहां पर जो सरकारी अस्पताल पर लगा हुआ था, मेडिकल कॉलेज पर लगा हुआ था, उस पर चपत लगाते हुए और उस सामान को लेकर हालांकि रफू चक्कर हो गए। और जब हॉस्पिटल प्रबंधन को ये पूरी जानकारी लगी है कि जो फर्जी लेटर लगाकर ये सामान ले जाया गया है, तो हालांकि चपत लगने के बाद, करोड़ों के सामान की चपत लगने के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन और जो कंपनी है, कंपनी की तरफ से जो है फिर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि एफआईआर दर्ज करके आज जो आरोपी हैं उन्हें जो है अब तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है कई धाराओं में जो है केस दर्ज हो चुका है। अगर पूरी घटना की बात करें तो मुस्कान, ये जो रतलाम की बंजली मेडिकल कॉलेज की घटना है, क्योंकि अगर इस हॉस्पिटल की बात करें तो जो टेंडर होता है ऊर्जा विभाग की तरफ से टेंडर मिलता है, जहां पर सोलर प्लांट और इन्वेंटर मशीन लगाई जाती है और इन मशीनों को जो है ऊर्जा विभाग की तरफ से ही टेंडर दिया जाता है। और जो कि सरकारी अस्पताल यानी कि मेडिकल कॉलेज के जो छत पर ये सोलर की जो सोलर सीटें थी वो छत पर लगी हुई थी, और जिसको लेकर है बात करें तो जो कंपनी है, एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया था। एनर्जी कंपनी जो है सुनंदा कंपनी है उसको जो है, और एवरटेक कंपनी है, इसको जो है कंपनी की तरफ से अनुबंध किया गया था। ऊर्जा विभाग की तरफ से टेंडर पास किया गया था। टेंडर पास करने के बाद अगर बात करें तो जो हॉस्पिटल है उस पर जो है सोलर सीटें लगाने का कार्य चालू हुआ था। हालांकि ये कार्य समय सीमा पर पूरा नहीं हो पाया था किसी वजह से, और जिसके बाद जो है हालांकि ये ऊर्जा विभाग की तरफ से ये टेंडर भी निरस्त कर दिया गया था। जहां पर अब देखने को आया है कि मेडिकल कॉलेज में फर्जी लेटर, कंपनी का ही फर्जी लेटर लगा के किसी व्यक्ति ने जो है वहां का करीब करोड़ों का सामान जो है, करीब 1,23,00,000 से ज्यादा का सामान, वहां से जो मशीनें हैं, चाहे वो सोलर मशीनें हो या ये इन्वेंटर मशीनें हो या सोलर सीटें हो, ये सभी जो है मशीनें और उपकरण लेकर वहां से फरार हो चुके हैं। क्योंकि फर्जी लेटर सबसे पहली चीज इसलिए लगाया गया था कि जो मेडिकल कॉलेज है, गेट है, वहां पर जो है पास दिखाना होता है किसी भी सामान को लाने या ले जाने से पहले, और इसको लेकर जो है फर्जी कंपनी के दस्तावेज लगाए गए और इस तरह से जो मेडिकल कॉलेज है और कंपनी है उसको जो है करोड़ों के सामान की चपत लग चुकी है। जी मुस्कान। लेकिन गणेश, देखिए, जो जिस तरीके से कंपनी को ये चपत लगी है, सबसे अहम बात ये है कि फर्जी लेटर का बाद में पता चला। क्या पहले जब ये लेटर इस पर साइन किए जा रहे थे या फिर इशू तमाम चीजें की जा रही थी, उस समय इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई? देखिए, सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की तरफ से जब कंपनी का फर्जी लेटर लाया गया था, इसके बाद कंपनी की तरफ से अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सबसे बड़ी लापरवाही मेडिकल कॉलेज की दिखती है, क्योंकि उस पर किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी लेटर लाता है तो निश्चित तौर पर जो मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वहां पर,
उन्हें जो है उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन किसी तरह से जो है उसका जो डॉक्यूमेंट है, जो फर्जी लेटर लाया गया था, उसका किसी तरह से वेरिफिकेशन नहीं किया गया और वो फर्जी लेटर दिखाने के बाद जो है वहां के जिम्मेदार जो लोग हैं उन्होंने उस चीज को अप्रूवल दे दिया। और अप्रूवल के बाद इतना निश्चित तौर पर अगर करोड़ों का सामान है और इतने ज्यादा बॉक्सेस थे, तो निश्चित तौर पर वहां पर किसी ट्रांसपोर्ट से इस सामान को ले जाया गया है। और ट्रांसपोर्ट से सामान अगर ले जाया गया है तो उसका पूरी तरह से निरीक्षण किया जाना चाहिए। और कंपनी को भी, जिस कंपनी ने ऊर्जा विभाग का जो टेंडर मिला था और कंपनी ने उस सामान को लगाया था, टेंडर मिलने के बाद जो है मशीनी उपकरण को लगाया था, वहां से भी एक बार पूछताछ करना चाहिए। लेकिन आज जो जिम्मेदार व्यक्ति थे पूरी तरह से अगर लापरवाही माने तो उनकी भी पहले लापरवाही है। और सामान ले जाने के बाद जब कंपनी की तरफ से आगे की बातें सामने आई, इसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज के संज्ञान में और फिर कंपनी ने इसके बाद हालांकि एफआईआर की है। हालांकि अब जांच का विषय है, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर दो कंपनियों को का अनुबंध भी था और जिनका टेंडर पूरी तरह से निरस्त हो चुका था। क्योंकि टेंडर निरस्त हो चुका था, ऊर्जा विभाग की तरफ से टेंडर मिला था, तो वो फर्जी लेटर जो लगाया गया है वो भी कंपनी का ही लगाया गया। तो ये जांच का विषय है, क्योंकि कई आधार इस पर बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फर्जी लेटर लगाकर और उसी कंपनी का सामान ले जाया गया जिस कंपनी का टेंडर निरस्त किया गया है। तो ये जांच का विषय है। अभी हालांकि जिस व्यक्ति ने भी धोखाधड़ी की है और फर्जी लेटर लगाया है उसके खिलाफ जो है 420, 407, 419, 470 ऐसी कई धाराओं के तहत जो है केस भी दर्ज कर लिया गया है अभी हाल फिलहाल। जी मुस्कान। लेकिन केस तो दर्ज कर लिया गया है और पुलिस कार्रवाई भी करती नजर आएगी। लेकिन देखिए ये बात अहम है कि सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो खुद मेडिकल कॉलेज की है। अगर पहले, बाद में भी तो वेरिफिकेशन किया गया, अगर पहले ये तमाम चीजें की जाती तो शायद कंपनी कहीं ना कहीं सतर्कता की वजह से इन चीजों से बच जाती, धोखाधड़ी से बच जाती। लेकिन सबसे अहम बात अब यह है कि कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है। अब कंपनी की ओर से किस तरीके के बयान सामने आए हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पर कार्रवाई कर रहा है। ने इसके पहले जो है इस तरह के कोई भी लेटर जो है इशू नहीं किए गए कंपनी की तरफ से। यानी कि वो फर्जी लेटर इशू करके, फर्जी दस्तखत करके और सील लगाकर जो है ये सामान या उपकरण ले जाया गया है। और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर बात करें तो जो मेडिकल कॉलेज है बंजली में पूरी तरह से लापरवाही देखने को वहां की मिलती है। क्योंकि आप जो वेरिफिकेशन या फिर जांच की गई है, जो तमाम बिंदुओं पर जो सामने आई है, बातें आई हैं, वो चीजें पहले भी की जा सकती थी। जब ये उपकरण लाने के लिए, अनुमति लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आया होगा या फिर वहां पर जो मौजूदा विभाग रहा होगा, मौजूदा लोग रहे होंगे, उनसे इस बारे में जो है उसने कांटेक्ट किया होगा। लेकिन जो विभाग है, मेडिकल विभाग का, वहां के जो लोग थे, जो संबंधित व्यक्ति थे, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, उनकी सबसे बड़ी लापरवाही देखने को आती है कि इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद ऐसे लोग जो है बाद में छानबीन करते हैं। हालांकि ये छानबीन का जो बिंदु है, ये पहला ही बिंदु होता है किसी भी उपकरण को ले जाने या लाने से पहले का उपकरण का बिंदु होता है। लेकिन ये चीजें पहले नहीं की गई और इसी लापरवाही की वजह से आज जो है करोड़ों का, करीब 1 करोड़ की बात करें, 1 करोड़ 23 लाख के सामान की बात करें तो कंपनी को और मेडिकल कॉलेज को चपत लग चुकी है। क्योंकि वो भी जो छत पे जो सोलर मशीनें लगी हुई थी उन मशीनों को ले जाया गया है, जिनमें करीब जो बात करें तो 1900 से ज्यादा बॉक्सेस जो है सोलर मशीनों के थे। और वहीं बात करें तो 10 से ज्यादा जो है इन्वेंटर मशीनें थी। यानी कि काफी ज्यादा उपकरण थे और उन उपकरणों को जो है वहां से मेडिकल कॉलेज से ले जाया गया। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस ने जल्द से जल्द जो है उन लोगों को, जिन लोगों ने भी ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करके और जो भी पूरा मामला है उसका निराकरण करके और इस संबंधित जो बातें सामने आई है, जो 1 करोड़ों की चपत का मामला सामने है, उसके संबंध में जल्द से जल्द जो है लोगों को, ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही। हालांकि अभी जांच का बिंदु है और पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट चुकी है पूरी तरह से और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी मुस्कान। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है गणेश, और कार्रवाई करते भी रहेगी प्रशासन। लेकिन लापरवाही अगर मेडिकल कॉलेज की है तो साथ साथ लापरवाही प्रशासन की भी नजर आती है। क्या प्रशासन अपना खौफ बनाने में इतना भी सफल नहीं हो पाया मध्य प्रदेश में कि इस तरीके से सरेआम धोखाधड़ी की जाए? देखिए अगर बात करें तो अभी मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बाद से, यानी कोरोना काल के बाद से, जब से लॉकडाउन खुला उसके बाद से हालांकि ऐसी घटनाएं जो धोखाधड़ी की थी या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके ऐसे कार्य करने की घटनाएं हैं, ये काफी ज्यादा सामने आ रही थी। और प्रशासन की भी पूरी तरह से चूक है, क्योंकि जो अपराध है, अपराध को रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रहा है और अपराधियों के जो है
दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के बाद से, लॉकडाउन खुलने के बाद से ही हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में बात करें तो काफी ज्यादा कि ऐसा जो क्रिमिनल, अगर बात करें क्रिमिनल जो परसेंटेज है मध्य प्रदेश का, वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश के हर जिले में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और ऐसा ही अब बिल्कुल, रतलाम लेकिन में भी इसमें सामने सबसे आया, अहम जहां है कि पर प्रशासन कब अपना खौफ जनता में बनाएगा, और अगर खौफ प्रशासन का बनता है इन बदमाशों में तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो सुधर सकती है और ये जो अपराधों का ग्राफ है ये कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।